सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज दोपहर की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि कई खबरें इस वीडियो में लगी हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप सब पूरा जरूर देख लेना। सुषमा सेन बहन हैं जो कि जबलपुर से आती हैं और अखबार में एक ये आर्टिकल निकला है कि 1 साल नौकरी पर ग्रेच्युटी और 15 मिनट बढ़े काम तो उसका ओवर टाइम का भी पैसा जो है मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इन सब ग्रेच्युटी की बात को तो दूर रखो, आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाले जो पैसे हैं जो कि उम्र के हिसाब से जो है यहां पर 63 रुपया 31 रुपया जो बढ़कर के मिलता पहले था उसमें ही कटौती हो गई है और ओवर टाइम तो दूर की बात है। तो फिलहाल के लिए एक ये आर्टिकल हमारे पास आया है, यहां पर तारीख निश्चित नहीं है पर कानून के प्रावधान जल्द लागू होंगे। श्रम मंत्रालय की तरफ से एक ऐसी सूचना जारी की गई है कि देश में जल्द लागू होने वाले श्रम कानून में संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। ये कामगारों के लिए फायदेमंद साबित होंगे और कानून लागू होने पर 1 वर्ष काम करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। अभी ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 वर्ष की नौकरी जरूरी है। तय समय में 15 मिनट भी ज्यादा काम लेने पर कर्मचारी को ओवर टाइम मिलेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 13 से ज्यादा राज्यों ने इसे स्वीकार लिया है। नए प्रावधान जल्द लागू होंगे, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ये चीजें केवल और केवल अखबारों में और आदेशों में ही सिमट करके रह जाती हैं। ग्राउंड लेवल पर जो है 15 मिनट तो दूर की बातें हैं, लोग जो है 3-3 4-4 5-5 घंटे तक एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं। उदाहरण आंगनबाड़ी बहनों को ही ले लो, इनसे न जाने कौन कौन से विभागों के कितने सारे काम इनसे कराए जाते हैं। उन सब कामों के बदले उनको उनका मेहनताना नहीं मिलता और बहनों से ओवर टाइम ड्यूटी भी कराई जाती है। और तो और जो उनको अवकाश मिलने होते हैं वो अवकाश भी उनके बाधित हो जाते हैं। कभी संडे को कुछ कार्यक्रम लगा दिया गया तो कभी त्योहार वाले दिन भी आ गया, तो ऐसे करके उनका शोषण तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जो आप लोगों को पता होगा 31 रुपया और 63 रुपया जो लग करके मिलता था, यही उम्र के हिसाब से ग्रेच्युटी वाला, वो पैसा भी वहां पर कटौती यूपी में तो अभी हाल फिलहाल में हो चुकी है। और यूपी में इस बार सभी बहनों का जो 31 रुपया 63 रुपया लग के आता था मानदेय में, वो पैसा भी इस बार नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सरकारें दिखाती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। और यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर 1 साल में अगर नौकरी कोई करेगा तो भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब 1 साल तो छोड़ो, जो 20-20 25-25 साल से बहनें नौकरी कर रही हैं उनको मिलने वाले पैसे में भी सरकारों ने इस बार कटौतियां कर ली हैं। आगे का ये जो कह रहे हैं कि ओवर टाइम का पैसा मिलेगा अगर 15 जो है मिनट भी ज्यादा ड्यूटी कराई जाती है तय समय से, लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा जो है काम लिया जाता है, 15 मिनट तो दूर की बातें हैं। अब नए प्रावधानों के तहत अब सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। नियोक्ता और कर्मचारी की सहमति से कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे का काम 4 दिन में भी पूरा कर सकेगा, बाकी दिन वह छुट्टी मना सकेगा। बताओ, सुनने में बस अच्छा लगता है लेकिन ग्राउंड पर ये न कभी देखने को मिला था न कभी देखने को ये मिल पाएगा। क्योंकि आप सोचो, सप्ताह में केवल 48 घंटे, सरकारें ऐसा थोड़ी ना करने देंगी। चीजों का निजीकरण हो रहा है, निजीकरण जिनका हो जाएगा, क्या वो जिनके निजी हाथों में जाएंगे विभाग या कर्मचारी, क्या उनसे वो इतना उनको ढिलाई देंगे कि 48 घंटे 7 दिनों में आप काम करेंगे उसके बाद आप आराम करेंगे? कभी नहीं करने देंगे वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहां पर कुछ ना कुछ कमियां हैं। नए कर्मचारियों की लंबी छुट्टी लेने के लिए अब 180 दिन काम करना होगा। अभी 240 दिन काम जो है करने के बाद ही लंबी छुट्टी तक मिलता था, अब कह रहे 180 दिन में ही मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे आर्टिकल केवल और केवल लगता है जैसे मानो जनता को खुश करने के लिए छाप दिए जाते हैं, बाकी इनमें सच्चाइयां ग्राउंड लेवल से अगर मेल खाएं तो फिर बात बने, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। पर रात, इनका कहना है उन पर रात की पाली में काम का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद कर्मचारी के हाथ में वेतन तो कम आएगा लेकिन प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी। कर्मचारी की बेसिक सैलरी हर माह की सीटीसी से 50% जो है अधिक होगी। नए कानून पर इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का कहना है कि नए कानून से श्रमिकों का बड़ा वर्ग कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। पहले जिस संस्थान में 20 लोग काम करते थे उन्हें भी संरक्षण था, अब यह संस्था जो है यानी संख्या 50 का प्रावधान
प्रदान करने का लक्ष्य है। तो फिलहाल जो भी आप देख रहे हैं यहां पर, उनमें हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारें कह कुछ और रही हैं, कर कुछ और रही हैं। अब यहां पर जेल का डर खत्म होगा, नियोक्ता बच जो है निकलेंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीजें यहां पर छापी गई हैं। लेकिन इसकी सच्चाई यही है, मैं आपको बता दूं कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कर्मचारियों का यात्रा भत्ता 15% बढ़ेगा। एक ऐसा आर्टिकल 13 अक्टूबर को कल 8:24 सुबह पर उन्होंने प्रकाशित किया है। साथ ही साथ इसमें लिखा गया है कि यात्रा भत्ता और माल भत्ता के नाम पर नुकसान उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। 1 दशक बाद यात्री किराया और 2 दशक बाद जो है यहां पर माल भाड़े में 15% की बढ़ोतरी का फैसला उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने लिया है। इसमें यूपी में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर के राज्य कर्मचारी और सेना के जवान को सीधे फायदा होगा। अरे किसको फायदा होगा? किसी को नहीं होगा। सेना के जवान बेचारे 4 साल अगर नौकरी केवल करेंगे तो कितना फायदा लेंगे और किसमें फायदा लेंगे, किनको होगा? क्या हर जवान यहां पर जो है वो यात्रा भत्ता ही करता रहेगा? तो खुद से सोचो, ड्यूटी करेगा कि यात्रा करवाओगे आप, और वो भी 4 साल के इस नौकरी के कार्यकाल में, उसको क्या फायदा दिला दोगे? तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ही लोगों को बस क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। सरकार की ओर से कार्मिकों को किराया भत्ता, माल भाड़ा भत्ता, इसका भुगतान करने जो है उनकी दरों जो भी पुरानी दरों पर हो रहा है। वर्तमान में वाहन किराया माल भाड़ा तय दर से कहीं ज्यादा है। ऐसे में भत्ते के चंद पैसों से कर्मचारियों को खासा नुकसान हो रहा है। नए किराए की गणना से कर्मचारियों को नए दरों पर यात्रा भत्ते दिए जाने का भुगतान ले सकेंगे। इस तरह से उन्होंने कुछ कहा है कि यहां पर किराया तय करने वाली समिति की माने तो साल 1999 से माल भाड़ा, साल 2012 से यात्री किराए में बदलाव नहीं था। किराए में बदलाव के लिए निजी वाहन मालिक समेत सेना की ओर से भी प्रस्ताव आए हैं। सभी पर चर्चा के बाद किराए में बदलाव का फैसला लिया गया है। जल्दी नए किराए की अधिसूचना जारी होने पर निजी वाहनों पर नया जो है यहां पर किराया लागू होगा। तो देखो आगे क्या करते हैं ये इन चीजों को लेकर के। वहीं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करते हुए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह नीति अगले 5 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट का यह डिसीजन, जिसका एक आप आर्टिकल भी देख रहे हैं, ये एक पोस्ट जो है यूपी सरकार ने 13 अक्टूबर को कल ही अपने ट्विटर से साझा की है। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो अगला आदेश है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर के हैं। उनका 11 अक्टूबर का ये लेटर है जिसमें उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को कहा है, जैसा कि देख सकते हो, कि निदेशालय स्तर से समय समय पर गर्भवती धात्री महिलाओं के वजन को लेकर के यहां पर दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और इनका कहना है कि गर्भवती और धात्री माताओं को टेक होम राशन के समय उनका वजन, लंबाई, प्रत्येक महीने का रिकॉर्ड जो है वो सब जो है अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लो और राशन वाली पंजिका में सब दर्ज करो। तो ये सब बताया जा रहा है। तो गर्भवती महिलाओं का जो वजन है वो 9 से 11 किलोग्राम तक अतिरिक्त रूप से बढ़ना चाहिए, जिसके बारे में भी जागरूक करना है और इस पर भी थोड़ा फोकस करना है। तो उन्होंने लिखा भी है, गर्भवती महिलाओं का वजन का पर्याप्त रूप से अगर नहीं बढ़ेगा तो उसकी होने वाली संतान का भी वजन कम होगा। इस तरह से जो कुपोषण को ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इसीलिए इसके लिए जागरूकता अभियान लाने हैं और कई आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्तियां 0 से 6 माह के बच्चों का सही ढंग से वजन नहीं ले रही हैं। अतः निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुए 0 से 6 माह के बच्चों का वजन लिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए यहां पर ये बोल रहे हैं। बाकी सर्वप्रथम सिर्फ धात्री माता को डिजिटल मशीन वगैरह पर खड़ा करें एवं उसका वजन पंजिका में नोट करें। इस तरह से तो महिला को डिजिटल मशीन से उतारे नहीं। इस तरह से डिजिटल वजन मशीन के आगे की तरफ लगा हुआ हरा बटन टियर उसको दबाएं। अब मशीन पर महिला के खड़े होने के उपरांत भी शून्य दिखाई देगा। इस तरह से यहां पर कह रहे हैं। अब धात्री महिलाओं की जो है गोद में उसका बच्चा दे दें इस तरह से और फिर जो है पुनः वजन देखें। अब जो वजन जो है आएगा वह वजन उस बच्चे का होगा, उसे पंजिका में बच्चे के नाम के साथ में दर्ज कर लें। कहने का तात्पर्य मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे अगर छोटा सा धात्री महिला का बच्चा है, खूब छोटा सा, ठीक, उसका अगर आप वजन उस मशीन से तौलेंगी तो सही नहीं आएगा, मतलब ग्रामों में सही अंकन नहीं होगा उसका। तो आपको करना क्या है, उसकी जो धात्री माता है तो उसको पहले क्या करना है, पहले उसका वजन कर लेना बिना बच्चे पकड़े हुए, ठीक। तो पहले सिर्फ और सिर्फ धात्री माता जो होंगी उनका वजन कर लीजिए मशीन पर खड़ा करके, देख लो कितना है, उसको जो है अपना नाप लो पूरा। उसके बाद में फिर बच्चा पकड़ करके दोबारा उनको खड़ा करो, फिर देख लो कितना है, बस अंतर उनका निकाल लेना कितना बड़ा जो है, जो पहले कितना था बच्चे को
पकड़ करके फिर कितना हुआ, तो जो बढ़ेगा वो बच्चे का होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से भी आप क्या करेंगी, उसको नाप लेंगी। और आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे आगे की जानकारी, जैसे कि यहां पर कानपुर नगर से इसी संबंध में की जानकारी देखो, उन्होंने लिखा भी है कि पोषण ट्रैकर पर भी यहां पर फीडिंग के बारे में भी सूचना दी गई है। तो जो भी सैम मैम बच्चे हैं उनको लेकर के, और वो तभी निकलेंगे जब वजन होगा। तो यहां पर बच्चों का भी वजन, लंबाई सही तरीके से ज्ञात करना है और उसके बाद चार्ट से उनकी श्रेणी का निर्धारण करना है। पोषण ट्रैकर पर भी लंबाई, वजन ये सब फीड करना है। और उसके बाद जो भी अति कुपोषित या कुपोषित बच्चे हैं उनकी भी रिपोर्ट तैयार करके मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी उसको भरना है। और इस तरीके से यहां पर ये सब अपना जानकारी बता रहे हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र जो भी हैं 5 से अधिक सैम अथवा अति कुपोषित बच्चों की संख्या जो है दर्शित कर रहे हैं, उनको लेकर के बच्चे की लंबाई और वजन की जांच करें और उसके बाद जो है डाटा का सही से मिलान कर लें। इस तरीके से यहां पर चीजों को ध्यान दें। ये आगे ले चलते, इसको भेजा था सोमती शर्मा बहन, कानपुर नगर से आती हैं।